हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री में। और बेटा पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन, और उसी परसेंटेज कंपोजिशन पर एनडीए का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या पूछना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज। बताइए इनमें से किस फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन परसेंटेज मैक्सिमम है, मतलब किस फर्टिलाइजर में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है। ठीक, अब सर कैसे बताएं। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज निकालना तो कल हम सीख ही चुके थे। तो देखिएगा, सबसे पहले अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बेटा हमें पता होना चाहिए। अमोनियम सल्फेट आपका ये होता है NH2 होल ट्वाइस SO4। कैसे बना सर ये फॉर्मूला, कैसे बना। तो बेटा अमोनियम सल्फेट में हमारे पास अमोनियम आयन होगा और सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर बात। अमोनियम पर कितना चार्ज है बेटा, +1, और सल्फेट पर कितना चार्ज है, -2। तो इनके चार्जेस हमने यहाँ नीचे लिख लिए विदाउट यूजिंग द साइंस। और आपको बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ चुका बेटा NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। अगला आता है हमारे पास बेटा कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड होता है हमारा CaCN2। कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है, CaCN2। उसके बाद यूरिया। यूरिया क्या होता है बेटा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। और लास्ट आता है प्यारे बच्चों हमारा अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की अगर हम बात करें बेटा, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है NO3 नेगेटिव और एक होता है NO2 नेगेटिव। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नाइट्रेट है और कौन सा नाइट्राइट है। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन का शिकार बच्चे होते हैं वो इन दो में ही होते हैं कि सर कौन नाइट्रेट है और कौन नाइट्राइट है। तो देखो बेटा NO3 नेगेटिव, अगर मैं याद रखने की ट्रिक आप लोगों को बताऊं, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में आ रहे हैं सर, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स NO3 नेगेटिव में आ रहे हैं। टोटल 4 एटम्स आ रहे हैं। NO2 नेगेटिव में टोटल 3 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो बड़े को हम इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले उसको ए कह के बुलाते हैं। केमिस्ट्री वाले उसको ए कह करके बुलाते हैं। क्या मतलब है सर आपका, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द पॉइंट। नाइट्रेट और नाइट्राइट में डिफरेंस बेटा केवल और केवल किसका है, ए का और आई का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला बड़े को इज्जत से कह करके बुलाते हैं, बट केमिस्ट्री वाले उल्टा चलते हैं, वो उसको ए कह करके बुलाते हैं। तो मेरा ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नाइट्रेट कौन होगा और नाइट्राइट कौन होगा। NO3 नेगेटिव होगा बेटा मेरा नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव होगा बेटा मेरा नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, अमोनियम आयन मेरे पास ये है NH4 पॉजिटिव, और नाइट्रेट आयन मेरे पास ये है NO3 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रिस क्रॉस कीजिए, NH4 NO3 NH4 NH4 NO3, ये बन चुका है बेटा मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब वो पूछ रहा है कि बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज किसमें। तो क्या करें, चारों का मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है, पहले वाले में नाइट्रोजन का मास कितना है 28 अपॉन पूरे कंपाउंड का मोलार मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली दूसरे वाले में नाइट्रोजन का मास कितना है अपॉन पूरे कंपाउंड का मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम कहानी थर्ड वाले में रिपीट करो, सेम कहानी फोर्थ वाले में रिपीट करो। 4 आंसर आपके पास आ जाएंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम होगी। ठीक, बट आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो गया। कुछ भी अगर आपसे कैलकुलेशन में कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई तो हो सकता है आपका आंसर ही गलत आ जाए और आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाए।
तो हमें उस चीज से बचना है और अपने टाइम को भी सेव करना है। तो देखिएगा, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं सिंपली यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब आप परसेंटेज निकालते हो बेटा, जब आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हो तो उसका एटॉमिक वेट तो ऊपर आता है, उस दिए गए कंपाउंड में उसका एटॉमिक वेट कितना है वो ऊपर आएगा, नीचे पूरे कंपाउंड का मोलार मास आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, तो इस फॉर्मूले से बेटा मुझे क्या पता चला, इस फॉर्मूले से सर मुझे ये पता चला कि परसेंटेज जो है वो दिए गए एलिमेंट के एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिए गए एलिमेंट के एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का मास सबसे ज्यादा होगा, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। तो चेक करो चारों में नाइट्रोजन का मास कितना है, चलिए देखते हैं सर। यहाँ पर पहले वाले में नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पहले वाले में नाइट्रोजन है हमारे पास 2, कितने हैं 2, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का हो जाएगा बेटा 28, कितना हो जाएगा 28। इधर आ जाओ सर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 आ गए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 28 हो गया। उसके बाद आ जाओ सर, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 आ गए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 28 हो गया। और सोने पे सुहागा लास्ट वाले में भी तो नाइट्रोजन 2 आ गए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का मास 28 आ गया। तो यहाँ तो सभी के अंदर नाइट्रोजन का मास सेम है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है। अब क्या करें सर, अब तो हम फंस गए। नहीं बेटा फंसे नहीं, अभी तक आपने केवल ये पहलू देखा था, अब आप ये पहलू भी देखिए। परसेंटेज जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, इसका मतलब जिसका मोलार मास सबसे कम होगा उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, जिसका मोलार मास सबसे कम होगा उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे नाइट्रोजन की परसेंटेज यहाँ निकालने के लिए, बताने के लिए कि किसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम होगी, इन सबका मोलार मास चाहिए। तो बताओ मोलार मास नाइट्रोजन का कितना होगा सर, यहाँ पर होल ट्वाइस लिखा है तो 28 हो गया, हाइड्रोजन का 4 टू जा 8 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 हाइड्रोजन का 8 हो गया। ठीक है, सल्फर का कितना हो गया बेटा 32 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 4 जा कितना हो गया प्यारे बच्चों 64 हो गया। ऐड कर लीजिए 8 8 16 16 और 2 18 18 और 4 22, कैरी ओवर कितना बेटा, कैरी ओवर 2। ठीक है, तो जो कैरी ओवर 2 था, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 हो गया बेटा 13। तो अमोनियम सल्फेट का मोलार मास आ चुका है मेरे पास 132। उसके बाद आप कैल्शियम साइनामाइड का निकालिए, कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 टू जा 28। ठीक है, 28 और 12 ऐड कीजिए कितना आएगा 40, 40 और 40 कितना हो गया बेटा 80। उसके बाद यूरिया का निकालिए, नाइट्रोजन कितने हैं 28, नाइट्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 4, एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16, ऐड करिए 60 आएगा। अमोनियम नाइट्रेट का नाइट्रोजन कितने हैं 2 तो 28, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, ऐड कर लीजिए 4 4 8 8 और 8 और 8 16, कैरी ओवर 1। ठीक है, 6 2 8 8 और 1 9, कितना आ चुका बेटा 96। अब बताइए मुझे नाइट्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम किसमें होगी सर, जिसका मोलार मास सबसे कम होगा। और आप खुद देख करके बता सकते हो बेटा किसका मोलार मास सबसे कम है सर, 60 सबसे कम दिख रहा है हमें यहाँ पर, और 60 किसका है बेटा, यूरिया का है। तो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर बता सकते हो विद 100% एक्यूरेसी, और आपका टाइम भी यहाँ पर सेव होने वाला है। ये था हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा हमारा, अभी तक हमें फॉर्मूला दिया हुआ था और फॉर्मूला से परसेंटेज हमें निकालना था, फॉर्मूला से हमें क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था कि उस फॉर्मूला में प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। अब क्या होगा, अब हमें परसेंटेज दी गई होगी और फॉर्मूला वो आपसे पूछेगा, परसेंटेज वो आपको दे करके रखेगा और वो आपसे क्या पूछ रहा होगा बेटा, फॉर्मूला पूछ रहा होगा। तो वहां पर कंसेप्ट आता है किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका कंसेप्ट आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूला बताइए मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला। केमिस्ट्री के अंदर हम
ऑलमोस्ट सभी चीजों के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। वाटर को हम WATER नहीं लिखते, H2O लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखते हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंपली ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर्मूला इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स which represents one molecule of the substance। जो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? which represents one molecule of the substance। जो अपने सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए बेटा मुझे, तो आप बोलेंगे सर C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का क्या हो चुका है बेटा? फॉर्मूला हो चुका है। इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ये बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम किसके हैं बेटा? ऑक्सीजन के हैं। मीन्स दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटिंग के ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के किसी गिवन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो चुका है बेटा हमारा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, इट रिप्रेजेंट्स exact number of atoms of all the elements present in one molecule of the compound। It represents exact number of atoms of all the elements present in one molecule of the compound। क्लियर बात अच्छे से? यहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर मुझे बताइए, मुझे एक सिंपलेस्ट रेशो लेकर के बता दीजिए, मुझे क्या बता दीजिए भाई? C6H12O6 लिखा है, अगर मैं आपसे कहूं इसको एक सिंपलेस्ट रेशो में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर एक कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा हमारा? 6। वो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 6। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम बोलेंगे n। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल n बोलेंगे। तो इस कॉमन फैक्टर से अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा CH2O। क्या मिलने वाला है बेटा मुझे? CH2O। तो ये CH2O एक सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सभी एलिमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच की सिंपलेस्ट रेशो वो आपको निकाल करके दे रहा है, और इसी सिंपलेस्ट रेशो को बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ बेटा हमारा? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। It represents simplest whole number ratio of atoms of all the elements present in one molecule of the compound। present in one molecule of the compound। तो आई होप यहाँ तक मेरी सारी बातें क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। हमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भैया, देखो जरा यहाँ पर ग्लूकोज की ही बात चल रही है, ठीक है? तो ग्लूकोज का C6H12O6 क्या हो चुका है बेटा? C6H12O6 हो चुका है सर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो चुका है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम बात करें सिंपलेस्ट रेशियो लेने के बाद एक कॉमन फैक्टर n=6 बाहर निकालने के बाद ये जो CH2O हमारे पास बचा, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इन शॉर्ट बात क्या हो गई सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट रेशो के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? एग्जैक्ट रेशो के बारे में बताएगा, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों को सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो सर अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो क्या मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या मैं कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप देख सकते हो कि वहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड की H2O2 की, तो बताइए यहाँ पर ये H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका, ठीक? अब बताइए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सर कॉमन फैक्टर 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2।
तो बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। ठीक, अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला पता है और मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना चाह रहा हूँ तो क्या करना है? बस यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 बाहर निकाला था, तब इंपेरिकल फॉर्मूला पता चला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय नीचे सब्सक्रिप्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? स्मॉल एन से। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए। तो देखिएगा बेटा, एन की वैल्यू तो अभी हमें यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रही थी सर। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता चल रही थी भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो एन की वैल्यू कितनी है? 6 डायरेक्टली हमें पता चल गई। लेकिन आगे चल करके क्या होगा? आगे चल करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो सर एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? That's the most important part of the question. That's the important point कि किस तरीके से हम n की वैल्यू पता करें अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता। अरे भैया अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तब तो n की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला आता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है n की वैल्यू निकालने के लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। और n क्या होगा बेटा? हमारा कोई एक इंटीजर होगा। n हमारा कोई एक इंटीजर होना आना चाहिए, मतलब n आपका जो है बेटा वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। क्लियर हो रही है बात? और इस n की मल्टीप्लाई अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला के सबस्क्रिप्ट में कर देता हूं तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। किस तरीके से सर? चलो देखते हैं एक एग्जांपल से। इसी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ग्लूकोज का। किसका एग्जांपल? ग्लूकोज का। देखिए जरा यहाँ पर ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया बेटा हमारे पास? इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है सर CH2O। क्या आया हुआ है? CH2O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला से निकाला जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाला जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का कितना हो गया बेटा? 12, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास आ चुका है बेटा 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ग्लूकोज का C6H12O6 कितना होगा? 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 16। इस सबको सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी आ चुका और इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी आ चुका। तो बस सिंपली आप n की वैल्यू निकालिए, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो 180 को अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूँ बेटा तो आप देख सकते हो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी? n की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी। कितनी आ चुकी बेटा? n की वैल्यू 6 आ चुकी। और अगर n की वैल्यू 6 आ चुकी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने क्या बोला? हमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O मल्टीप्लाइड बाय n। तो बोलो कितना हो जाएगा सर? CnH2nOn। ये हो चुका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nOn। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बस n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू डाल दो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने डाल दी 6, तो फॉर्मूला आ चुका बेटा हमारे पास C6H12O6। क्या आ चुका है बेटा? C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। तो आई होप इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी।
चलिए इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए, थोड़ा सा और पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है empirical formula of acetylene and benzene is CH if molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78 gram per mole respectively, then determine their molecular formula। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, एसिटाइलिन और बेंजीन के बारे में बात हो रही है। कह रहा है एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है सर हमारा CH। कितना है? CH। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एसिटाइलिन और बेंजीन का कितना कितना है 26 एंड 78 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इस बात का सर? 26 जो है वो एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है और 78 जो है बेटा वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। तो डिटरमाइन करके बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटाइलिन और बेंजीन का क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो बेटा दो चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला एसिटाइलिन और दूसरा बेंजीन। दो चीजों के बीच बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एसिटाइलिन एंड बेंजीन। क्लियर बात अच्छे से? तो देखो दोनों का क्या क्या दिया हुआ है सर उसने आपको। सर उसने दोनों का हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका भी CH है और इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है बेटा? CH। तो अगर इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ चुका बेटा? 13। यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी सर 13 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब उसके बाद चेक करो क्या क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है? हाँ सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है। एसिटाइलिन का कितना दिया है? 26 और बेंजीन का कितना दिया है बेटा? बेंजीन का दिया है सर, बेंजीन का दिया है 78। कितना दिया है? 78। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी पता चल गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी पता चल गया। अब तो बस कुछ नहीं बचा, अब तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू। n का फॉर्मूला भी अभी क्या बताया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है बेटा? 26। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। n की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा? 2। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर बताइए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78 डिवाइडेड बाय 13, तो n की वैल्यू आ चुकी बेटा 6। बस अब क्या करना है? अब बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप एम्पेरिकल फॉर्मूला की CH की मल्टीप्लाई नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n से कर दीजिए। तो ये आ चुका हमारे पास बेटा C2H2 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आ गया। जब CH की मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो ये आ चुका बेटा हमारे पास कितना? ये आ चुका सर हमारे पास 1 मिनट। ठीक, ये आ चुका बेटा हमारे पास कितना? ये आ चुका हमारे पास सर 6 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? C6H6। कितना आ गया? C6H6।
H6। क्लियर बात अच्छे से। तो बेटा C6H6 तो जानते ही हो आप, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सर? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 ही तो होता है। कैसा होता है बेंजीन? एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, containing 6 कार्बन एटम्स as well as how many हाइड्रोजन एटम्स? सर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम लगा होता है, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होता है, ये एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है हर कार्बन पर। उसके बाद क्या होता है बेंजीन में? ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसी को ही बेंजीन बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है? बेंजीन। और जरा ये चेक करके बताओ C2H2 क्या होता है? C2H2 कैसे बना है सर? कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स, ठीक। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन इस पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पर लगा दिया। उसके बाद कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए बोलो यहाँ पर 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना दिए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पर बीच में लगा देंगे। अब चेक करो क्या दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ सर, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। और सर ये तो हमारा इथाइन होता है। ये तो क्या होता है बेटा? इथाइन होता है। हाँ सर बिल्कुल, ये इथाइन ही है। तो इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? एसिटाइलिन होता है। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी अच्छे से, ठीक। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जाना होगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला को बेटा सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और एक बार एनडीए में सवाल आया था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल करके बताइए। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही होता है। चलो वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो एनडीए प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था? उसने बोला ए और बी आपस में कंबाइन करके एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ ए, उसने आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं लिखना चाहूं, a binary compound containing A and B, a binary compound containing A and B having 50% of A. If atomic weight of A and B, if atomic weight of A is A and B is 10 and 20, then determine the simplest formula of the binary compound. Then determine the simplest formula of the binary compound. क्लियर बात अच्छे से। तो अब हमें परसेंटेज दी हुई है और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है। परसेंटेज दी हुई है और फॉर्मूला हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन में क्या था? फॉर्मूला दिया हुआ था, परसेंटेज निकालनी थी। अब यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो चुका है, परसेंटेज दी हुई है और फॉर्मूला आप लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सी चीज हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। तो क्या क्या एलिमेंट दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं, ए और बी। उसके बाद अगले ब्लॉक में क्या लिखेंगे? ए और बी की परसेंटेज कितनी कितनी है। तो सर ए की परसेंटेज है 50, तो बी की कितनी होगी? हाँ भाई, उसने बोला बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, ठीक। अगर ए की 50% है तो बी की भी कितनी होगी? 50% ही तो होगी।
बिकॉज कल बताया था परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एटॉमिक वेट दिया है उसने, ए का कितना है 10 और बी का कितना है सर, बी का है 20। तो बस कुछ नहीं करना, अगले ब्लॉक में 50 को 10 से डिवाइड कर देना है और यहाँ बी की परसेंटेज को बी के एटॉमिक मास एटॉमिक वेट 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक, ये आ चुका है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, ये आ चुके हैं हमारे पास। या तो हमने पहले ब्लॉक में एलिमेंट्स लिख लिए भैया, क्या लिख लिए, एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगले ब्लॉक में हमने क्या लिख लिया, परसेंटेज। अगले ब्लॉक में हमारे पास क्या निकल करके आ गए, नंबर ऑफ एटम्स, जो कैसे निकल करके आए, दी गई परसेंटेज को एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद। ठीक, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना। स्कूल लेवल पर तो और आगे ये आपका टेबल बना करता था, बट यहाँ पर अब हमारा काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली बेटा आप लोगों को इन दोनों की रेशो ले लेनी है, इन दोनों की क्या ले लेनी है, रेशो ले लेनी है। तो बताइए 50/10, ठीक है, या इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें अगर, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा भाई, यहाँ गया 5, यहाँ गया कितना 5/2 और उसके बाद इन दोनों का रेशो ले लो, 5:5/2, रेशो कितना आएगा 1:1/2, 5 से 5 आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो रेशो आ चुका है बेटा हमारे पास 2:1। और अगर 2:1 बेटा मेरे पास आ चुका है, तो बस इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो चुका है सर, सर ये हो चुका है A2B। बस कहानी खत्म, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। ठीक, कहानी हमारी फिनिश हो गई। इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास आ चुका और यही हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो उसने एक हाइड्रोकार्बन दिया आपको, क्या दिया, हाइड्रोकार्बन, क्या दिया, हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में अगर उसने बोल दिया हाइड्रोकार्बन है भैया, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। उसने कहा कार्बन की परसेंटेज 80% है, तो हाइड्रोजन की अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी 20%। उसने क्वेश्चन में केवल और केवल कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी भाई 100 - 80 दैट इज 20%। अगले में क्या करना है, यहाँ 80 को डिवाइड करो 12 से, यहाँ 20 को डिवाइड करो भैया 1 से। ठीक, अब ऊपर वाले की कसम खा के नहीं बैठना कि सॉल्व करूंगा तो आखिर तक सॉल्व करूंगा, पॉइंट वगैरह लगाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको रफली कैलकुलेट करो, बस कितना है, तो 12 5 60, 12 6 72, बस कहानी खत्म। अब आगे कोई पॉइंट वॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 20/1 20, ठीक है, रेशो ले लो दोनों का 6:20, कितना आएगा 6 1 6 और 6 3 18, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ना ही नहीं है। 1:3 आ गया, तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ चुका है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका भैया CH3, क्या आ चुका CH3। और सपोज करो सवाल में उसने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ था कितना 30, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलो कितना आएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 15, एन की वैल्यू निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास 15, एन की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा हमारे पास 2, और अगर एन की वैल्यू 2 आ चुकी तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर बात अच्छे से, क्या आ चुका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, क्या आ चुका C2H6। और C2H6 तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है सर C2H6, C2H6 बेटा हमारा ये होता है, क्या होता है सर C2H6, C2H6 ही अगर मैं पूरा ओपन करके एक्सपेंड करके यहाँ पर बनाना चाहूं तो दिस इज माई C2H6, इसको बोलते हैं भैया इथेन, क्या बोलते हैं इथेन। क्लियर हो गई बात। तो आई होप
यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला वाला कंसेप्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ा बहुत स्टोइशियोमेट्री के बारे में, और उसके बाद सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देख रहे होंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक अनदर क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।